हमने डिस्ट्रक्शन की थी बड़ी मीनिंगफुल। पाक फिजाइया ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये मिलकर एक सिनर्जेटिकल इफेक्ट किया था। इनका जो बरनाला जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था उसको निशाना बनाया था और बड़ी कामयाबी से बनाया था और बहुत हफ्ते तक मैं फॉलो कर रहा था। वो अभी तक उनसे रिकवर भी नहीं हुआ था। उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, उसकी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा है और इसकी सेंट्रल ऑफ एरर प्रोबेबिलिटी, जिसको मैंने कहा कि एक्यूरेसी जो है बहुत बेहतर है पिछले दिनों, तो फर्दर इंप्रूव वर्जन है ये। हमारे पास तो बहुत लार्ज आर्सेनल है और सारा इंडिया स्पेसिफिक है। तो ये शहरों का तो फिक्र नहीं होना चाहिए आपको कि कौन सा शहर पहुंच सकते हैं। हम इंडिया पूरे को कवर करते हैं, ऑलमोस्ट अंडमान बांग्लादेश निकोबार तक हम जाते हैं। जी, पहले टारगेट डिसाइड होता है जंग के अंदर। आपका इफेक्ट क्या आपने क्रिएट करना है दुश्मन के खिलाफ, डिग्री ऑफ इनहेलेशन या ऑर्बिट्रेशन क्या करनी है, उस पर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा वेपन मोस्ट सूटेबल हो। सिंदूर 2 सिर्फ शायद बॉलीवुड में जारी रह सकती है, बाकी आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इंडिया ने कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं की जो बिल्ड कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अल-फतह 2 का नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान की फिजाइया का जो मैं जान पाया हूं अब तक, वो हम पिछले साल से भी बहुत आगे हैं। पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है इसने फतह 2 मिसाइल सिस्टम की एक बड़ी कामयाब मशक की। बहुत से लोग ये बातें अब सोशल मीडिया पर कर रहे हैं इसकी टाइमिंग को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में भी कुछ इसी तरह के नोटैम्स उन्होंने इशू किए हैं और वो भी आने वाले दिनों में कोई अपना मिसाइल सिस्टम जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं। फिर लोग रिलेट कर रहे हैं गुज़श्ता साल जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, और कुछ लोगों का ये ख्याल है भारतीय मीडिया को देखते हुए कि शायद भारत उस हजीमत और शर्मिंदगी का कोई बदला लेने की कोशिश करेगा। आप सर थोड़ा सा बताइएगा कि फतह 2 सिस्टम के हवाले से, और दूसरा ये जो अप्रोच एक डेवलप हो रही है ये आपके नज़दीक ठीक है? बहुत शुक्रिया हैदर, आपने इनवाइट किया। अफसोसनाक बात यही है कि इसको 1 साल हो गया सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म हुए और इंडिया अभी भी मीडिया पर भी नहीं छोड़ रहा, बयानात में भी नहीं छोड़ रहा और ये कह रहा है कि सिंदूर 2 अभी जारी है। और मैंने उस सीज़ फायर के फ़ौरन बाद कहा था कि सिंदूर 2 सिर्फ शायद बॉलीवुड में जारी रह सकती है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आपको वॉर ऑब्जेक्टिव्स अपने बताने पड़ेंगे, आपको एक टेक होम ट्रॉफी चाहिए होती है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जब तक हासिल ना हो तो आप जंग शुरू करना तो कोई मसला नहीं होता, आप शुरू कर सकते हैं। भावलपुर पर हमला किया था, उन्होंने मरीद के पर हमला किया था। फिर आपने रिटेलिएशन भी देखनी होती है। अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए ज़रूर, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, अपने लोगों को 1.4 बिलियन लोग हैं आपके, आपकी चौथी बड़ी एयरफोर्स है दुनिया में, तो अगर आपके वो वॉर ऑब्जेक्टिव अगर वो हासिल करके नहीं दे सकी, और 7 तारीख को आपने देखा जब वो उनके जहाज शूट डाउन हुए तो वो ग्राउंड कर दी गई। और मैं नहीं कह रहा, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहे हैं अनिल चौहान साहब कि हमने 7 तारीख को फिर ग्राउंड की, हमने टैक्टिक्स सीखे क्योंकि हमने गलतियां की थी, फिर हमने 10 तारीख को कम बैक किया। और मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा होगा कि आप फाइटर जहाजों की चौथे नंबर पर आपकी एयरफोर्स हो, पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ आप पिच करें तो आप ग्राउंड करके टैक्टिक्स इंप्रूव करने की गुंजाइश कैसे रख सकते हैं अपने पास ना? वो पीस टाइम में करनी होती है। वॉर टाइम में मैच, ये कोई टाइम आउट फुटबॉल या क्रिकेट नहीं है कि आप टाइम आउट लेंगे और खिलाड़ी बदलेंगे। ये जंग हो रही होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जी को दोबारा एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि जिस वक्त मर्जी चले जाएं, लेकिन फिर आपने ये भी तो बताना है ना कि दूसरी दफा 1 साल के अंदर क्यों राउंड आप लगाना चाहते हैं, आपके पास क्या कैपेसिटी बिल्ड किया इंडिया ने। मैं जितना क्लोजली फॉलो कर रहा हूं उसमें तो इंडिया ने कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं की जो बिल्ड कर सके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अल-फतह 2 का नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान की फिजाइया का जो मैं जान पाया हूं अब तक, वो हम पिछले साल से भी बहुत आगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंशियलिटी की बातें नहीं मैं यहाँ कर सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जिसको कहते हैं ना कि हमने कोई उस फतह के उसमें मान में या जोन में कि हमने फतह हासिल की है तो हम सिट बैक एंड रिलैक्स करें। शायद एक दिन भी पाक फिजाइया के जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, एयर डिफेंस वेपन कंट्रोलर हैं, वो तो एक दिन भी मेरा ख्याल उनको रिलैक्सेशन नहीं मिली, बिकॉज मैं इन टच हूँ, वो नई डेवलपमेंट्स पर काम कर रहे हैं। सो लेट इट बी वेरी क्लियर, समरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं फिर ये कहूंगा, जैसे मैंने पिछले साल 1 मई को एक डॉक्यूमेंट्री अपनी बनाई थी और उसमें मैंने ये 1 मई को कहा था, 5 दिन पहले, कि इंडियन एयरफोर्स को खासतौर पे चाहिए कि पाक फिजाइया के साथ इस स्टेज पे एंगेज ना करे। ये एयरफोर्स आपको सरप्राइज देगी और ये जो एयरफोर्स चीफ हैं ये देखने में डोसाइल लगते हैं, वैसे बड़े अग्रेसिव आदमी हैं। तो मैंने ये 1 तारीख को कही थी, वही फिर 1 मिलियन व्यूज लोगों ने देखकर मान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से पाक फिजाइया ने वो कर दिखाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ 1 साल के अंदर जो गुजरा है इसके अंदर भी हमने पिछली जो फतह है उसको सामने रख के काम नहीं बंद कर दिया। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह नए सरप्राइजेस की तरफ जा रहे हैं, नई डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, नई सिनर्जी है पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दौरान। तो आने वाले वक्तों में हिंदुस्तान को ये कुछ ना कुछ टेक होम जो दिखाना है उसकी फिक्र करनी चाहिए। जंग शुरू कर लेना तो कोई बात नहीं बिल्कुल ठीक। होती। अच्छा सर, ये जो आज फतह 2 मिसाइल सिस्टम का हम लोगों ने एक कामयाब मशक की है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें अब एडवांस्ड एवियोनिक्स है, मॉडर्न नेविगेशन है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी है, एनहांस्ड सर्वाइवेबिलिटी है।
फिर मैं पहले भी बात कर रहा था कि प्रवीण सानी साहब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था जब पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स अनाउंस की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तो स्पेसिफिकली फतह 2 के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। दूसरा, एक बड़ी बहस अक्सर होती है कि भारत के कौन कौन से बड़े शहर पाकिस्तान की रेंज में हैं, और तीसरा ये जो एडवांस्ड एवियोनिक्स और ये सारे मामला फतह 2 के हैं, ये मज़ीद किस तरह भारत के लिए खौफ की अलामत है? देखिए, अगर पहले हम फतह 2 की बात करने से पहले हम ये देखें कि दुनिया में जो इस तरह के वेपन्स होते हैं उनका क्राइटेरिया अच्छे या बहुत ही अच्छे होने का होता क्या। नंबर 1 होता है उसकी रेंज होती है। नंबर 1 कितनी दूर तक फायर कर सकता है। नंबर 2 कितना हैवी वॉर हेड ले जा सकता है। नंबर 3 उसकी एक्यूरेसी क्या है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी या जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर वो कितनी है। नंबर 4 ये होता है कि एंटी जैमिंग या एंटी जो काउंटर करने वाले जो वेपन्स होंगे नीचे जमीन से इसको जैमिंग करें, डिसेप्शन करें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमला करें, उससे कितना सस्टेन करता है। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जिसको एक मिसाइल को कहा जाता है कि किस डिग्री का मिसाइल है। सेंटर ऑफ एरर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, सीईपी कहते हैं। जिसकी सेंटर ऑफ एरर प्रोबेबिलिटी कम होती है, मिनिमाइज होती है, वो उतना ही कामयाब मिसाइल होता है। तो जब हम फतेह 1 या फतेह 2 कहते हैं तो ये मोस्टली 5 डोमेन में इन पे काम होता है, जिसका मतलब है मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि रेंज, नंबर 2 उसका पेलोड, नंबर 3 उसकी सेंटर ऑफ एरर प्रोबेबिलिटी, नंबर 4 उसका जैसे मैंने कहा कि एंटी जैमिंग या काउंटर करने के खिलाफ कितना रेजिस्टेंट है, अब सर्वाइवेबिलिटी जिसको आप कह रहे थे। तो ये चीजें जब आप इंप्रूव करते हैं तो आप एक वर्जन का नया नाम देते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह ही है, फाइटर जहाज वही होता है, JF-17 थंडर 1 है, ब्लॉक 1 है, 2 है, 3 है। वो एक्यूरेसी कितनी है, लोड कितना कैरी करता है, रेडार इंप्रूव कितना किया है, मिसाइल कितना। तो इसी तरह वेपन्स का भी यही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मैं जैसे एयरफोर्स के बारे में अर्ज कर रहा था, तो मिसाइल्स भी हमारी जो टीम है, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी अल-फतह 1 बना के तो नहीं सेट बैक कर सकते, वो उसको कंटिन्यूस इंप्रूव किया जाता है। और खासतौर पे हमारा तो पिछली जंग में चलाने का एक्सपीरियंस भी था, हमने डिस्ट्रक्शन की थी बड़ी मीनिंगफुल। पाक फिजाइया ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये मिलकर एक सिनर्जेटिकल इफेक्ट किया था। इनका जो बरनाला जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था उसको निशाना बनाया था और बड़ी कामयाबी से बनाया था, और बहुत हफ्ते तक मैं फॉलो कर रहा था, वो अभी तक उनसे रिकवर भी नहीं हुआ था। तो मैं पिछली लिथैलिटी की बात कर रहा हूं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो मुझे पता लगा है उसकी लिथैलिटी ज्यादा है, उसकी सर्वाइवेबिलिटी ज्यादा है, और इसकी सेंट्रल ऑफ एरर प्रोबेबिलिटी जिसको मैंने कहा कि एक्यूरेसी जो है बहुत बेहतर है पिछले दिनों, तो फर्दर इंप्रूव वर्जन है ये। और सर, भारत का कौन कौन सा शहर जो इस वक्त पाकिस्तानी मिसाइल्स की रेंज में है? देखिए, वो तो फिर कंपैटिबल वेपन उस वक्त डिसाइड किया जाता है ना। हमारे पास तो बहुत लार्ज आर्सेनल है और सारा इंडिया स्पेसिफिक है, तो ये शहरों का तो फिक्र नहीं होना चाहिए आपको कि कौन सा शहर पहुंच सकते हैं। हम इंडिया पूरे को कवर करते हैं, ऑलमोस्ट बांग्लादेश अंडमान निकोबार तक हम जाते हैं। जी, मैंने अर्ज किया ना कि वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या है, आपने कितनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करनी है दुश्मन पर, किस एक्यूरेसी से करनी है। तो वो जब डिसाइड हो जाए, फिर इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ऑफ वेपन्स। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बहुत डाइवर्सिफाइड चॉइस ऑफ वेपन्स है। किसी एक पर्टिकुलर वेपन पर हम ना डिपेंड कर रहे हैं और ना हम उस पर स्पेसिफिक करके टारगेटिंग करेंगे। पहले टारगेट डिसाइड होता है जंग के अंदर, आपका इफेक्ट क्या आपने क्रिएट करना है दुश्मन के खिलाफ, डिग्री ऑफ एनालेशन या ऑर्बिट्रेशन क्या करनी है, उस पर डिपेंडेंट होता है कि कौन सा वेपन मोस्ट सूटेबल होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हम मतलब तज़हीक के लिए नहीं, क्योंकि हमने तो हमेशा जब भी भारतीय फ़िज़ाइया की भी बात की है, आपने हमेशा कहा कि वो भी बड़ी प्रोफेशनल फ़िज़ाइया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम स्पेसिफिकली गुज़िश्ता 26 साल की बात करें तो भारतीय फ़िज़ाइया को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर दुनिया में किसी फ़िज़ाइया का हुआ है जंगों के अलावा, तो वो भारतीय फ़िज़ाइया है। अभी हमने देखा कि तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान पहले पुणे से खबर आती है कि वहाँ पे सुखोई 30 की हार्ड लैंडिंग हुई है, और उसके बारे में इत्तलात हैं कि वो जहाज़ भी बहुत ज़्यादा उसकी हालत ठीक नहीं है और जो पायलट है वो भी शदीद ज़ख्मी है। फिर हमने मकबूजा कश्मीर से खबर हमने सुनी कि वहाँ पर एक एवेक्स जो है भारतीय फ़िज़ाइया का, वो गिर कर तबाह हुआ है, जिसको भारतीय फ़िज़ाइया ने तो खैर खबर को ही गोलमोल कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि ये तबाह हुआ है। तो ये भारतीय फ़िज़ाइया क्यों सर सीखती नहीं है चीज़ों से, और एक के बाद एक खबर हमें भारत के हवाले से सुनने को मिलती है कि उनके जहाज़ जो है वो गिरकर तबाह हो रहे हैं? हैदर, इसके 2-3 चीजें इसके अंदर बड़ी जरूरी होती हैं। फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उनका अच्छा नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड बिल्कुल काबिल फ़ख्र नहीं है, उनके कंपैटिबल नहीं है।
आपके व्यूअर्स अगर जानना चाहते हैं तो मैं सिर्फ मिग 21 सीरीज का बता देता हूं, जो तकरीबन 55 साल जिसने सर्विस की, 850 जहाज इंडिया ने लिए थे मिग 21। उसमें 850 में से 400 क्रैश हुए थे। 400 में से 200 पायलट अपनी जान से गए थे। 200 पायलट्स के अलावा 30 सिविलियन अपनी जान से गए थे। अब 50% फ्लीट अगर आपका एट्रिशन हो रहा है तो फिर यही वजह है कि उस जहाज को फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया था या विंडो मेकर का नाम दे दिया गया था। और उसकी कोई और वजह है, शायद आपके पास वक्त नहीं होगा मैं एनालिसिस करने का, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको बुनियादी तौर पर मेंटेनेंस चाहिए होती है हाई क्वालिटी। दैट मीन्स फाइटर जहाज की आप मेंटेनेंस इस तरह नहीं करते जिस तरह गाड़ी के जिस दिन खराब होगी उस दिन ठीक कर लेंगे। मोस्टली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, यानी जो आपकी चीजें ड्यू हैं टाइम पे आपने एस्टिमेट फोर्सी करना होता है और जाहिर है वो पार्ट्स रिप्लेस करने हैं। दूसरी, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इतनी है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि इतनी हाई इंटेंसिटी मशीन जिसको ऑब्वियसली बड़े चैलेंजिंग मनूवर्स और प्लेटफॉर्म तक लेके जाना होता है, आपने कंटूर्स तक लेके जाना होता है फ्लाइट पाथ के, तो वहां तक ऑपरेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग भी उतनी चाहिए होती है कि उस मशीन को आप बेस्ट यूटिलाइज ही तब कर सकते हैं जब आपको कमांड हासिल हो, आपको ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त दी जाए और आपका कॉन्फिडेंस टॉप का हो। तो आई थिंक ये सारी चीजें मिसिंग हैं, उनको नुकसान भी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फिजाइया ने अपनी सिर्फ ट्रेनिंग बहुत मेयार स्टैंडर्ड, हम जानते हैं कि कितना सख्त ट्रेनिंग स्टैंडर्ड है हमारा, क्वालिफिकेशन हमारी जो होती है पायलट्स की और सिलेक्शन बहुत होती है वो इतनी टफ है, और जीरो टॉलरेंस टू ऑब्वियसली कॉम्पिटेंस तो जीरो होती है टॉलरेंस की, अगर कोई कॉम्पिटेंस ही नहीं है तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आई थिंक इंडिया को बहुत कुछ करने की जरूरत है अपनी फ्लाइट सेफ्टी के अलावा। ऑब्वियसली न्यू इंडक्शन उनकी बहुत अरसे से ड्यू है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, हमने देखा कि एवेक्स जो है इन्होंने 2019 की जो डॉग फाइट थी उसमें भी बड़ा किरदार अदा किया। फिर 2025 में जो हमारी और भारतीय फौज फिजाइया आमने सामने आई उसमें भी इनका बड़ा रोल था, और उसके बाद भारत ने ऑर्डर भी दिया। अभी तक जो डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको मैंने जो स्टडी किया, पाकिस्तान के पास एवेक्स जो हैं वो अब भारत से ज़्यादा हैं। भारत अब उसकी तरफ तवज्जो दे रहा है। बहरहाल जो भी उनके पास कम मौजूद है उनमें से भी एक उनका तबाह हो चुका है। ये सर एवेक्स जो है ये कैसे मदद फराहम करता है दौरान जंग फाइटर जेट्स को, और इसका क्या किरदार क्या होता है सर बुनियादी तौर पर? देखिए, बुनियादी तौर पर ये देखना होता है कि जो तमाम फ्लीट होता है, तमाम फाइटर जहाज़ों का, उनके अपने अपने रेडार होते हैं, इंडिविजुअल जहाज़ के अंदर लगे होते हैं जो आपको स्कैन करके देते हैं। जो आपके ऊपर मिसाइल लगता है जहाज़ के ऊपर वो उसी का कंपैटिबल होता है जितनी दूर तक रेडार देखता है। मैं एग्जांपल के तौर पे कह देता हूँ कि J-10C हमने जो हिंदुस्तान के जहाज़ों को ऑलमोस्ट 198 किलोमीटर पर शूट किया था PL-15 मिसाइल से, तो उसका रेडार कंपैटिबल होगा, उसको लॉक करेगा, तब वो मिसाइल जाएगा 198 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक। नंबर 1 ये एग्जांपल है। लेकिन बाज दफा होता ये है कि तमाम फाइटर जहाज 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या राफेल की जैसे 150 किलोमीटर रेंज है उतने कंपैटिबल नहीं होते। तो उनको एक या तो जमीन से एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए होता है जो सपोर्ट करता है। जमीन से एयर डिफेंस की और ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं या उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, टेरेन की वजह से होता है, लाइन ऑफ साइट का होता है, कम्युनिकेशन होती है, रेडियो प्लस रेडार कम्युनिकेशन होती है, तो वो सारी लिमिटेशन हो जाती है। जहां पे ये लिमिटेशन आती है वहां से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग AEW जहाज शुरू होते हैं। दैट मीन्स ये जहाज होता है, वाइड बॉडी होता है, बहुत बड़ा होता है, ये आपके बैक एंड पे उन जहाजों को जो फ्लीट जाता है, चाहे ऑफेंसिव जाए या डिफेंसिव जाए, आपके पीछे उड़ रहा होता है और ये अपनी इंडिपेंडेंट स्कैनिंग करता है और जिसको कहते हैं सैनिटाइज करता है उस एरिया को। बिल्कुल ठीक। सैनिटाइज करते वक्त ये पिक करता है कि कौन सा दुश्मन का जहाज कहाँ है, और वो जहाज जो आपके अपने उड़ रहे होते हैं, जिनकी अगर 300-400 किलोमीटर रेंज नहीं होती रेडार की, 100 किलोमीटर है, 50 है, उनको ये अपडेट कर रहा होता है और एक सिचुएशनल अवेयरनेस टाइम पे मुहैया कर रहा होता है, बिल्कुल और ये बताता रहता है कि कौन से कहाँ जहाज हैं, कौन से पहले आपको थ्रेट बन सकते हैं, कौन से बिल्कुल थ्रेट नहीं है, किन के खिलाफ ये जो अपने फ्रेंडली जहाज है पोस्टरिंग कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज करने में मदद देता है कि कौन से टारगेट्स को पहले लिया जाए। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। और इंडिया का मैं बताता चाहूं कि इंडिया ने जो बॉडी है, जो एयर फ्रेम और इंजन और जहाज है, वो रशिया के लिए हुए हैं, और जो रेडार ऊपर लगता है वो इसराइल के लगाए हुए हैं उन्होंने जहाजों पे। अब मेरा ख्याल है कुछ ब्राजील से भी उन्होंने लिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर।